नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये हमारा थर्ड वीडियो है किस पे, कैलकुलस पे। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में, हमने बात कर रखा था कि फंक्शंस कैसे पता करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखा था फंक्शंस के बारे में। आज हमारा टॉपिक ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जब मैं अगर बोलता हूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या क्या आ जाएंगे उसके बारे में मैं बात बता रहा हूँ आपको। पहला तो एक आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरे को मैं बोल सकते हैं मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस। थर्ड में बात करूं जो कि सभी पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। आईटीएफ को हम लोग मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जी आई एफ। जी आई एफ, जी फॉर ग्रेटेस्ट, आई फॉर इंटीजर्स, एफ फॉर फंक्शन। समटाइम्स कभी कभी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को और फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। फ्लोर स्टेप फंक्शंस, फ्लोर स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर कहीं आपको दिखता है फ्लोर स्टेप फंक्शंस तो वहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कुछ अलग आ गया, नहीं। नेक्स्ट अगर मैं अगले फंक्शंस के बारे में बात करूं, ये 5 हो गए। नेक्स्ट अगर मैं इधर बात लिखता हूं यहां पे, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको शॉर्ट में एफ पी एफ भी बोलेंगे। एफ पी एफ, शॉर्ट में एफ पी एफ भी बोलेंगे इसको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, और क्या हो सकता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहीं से थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करते हैं तो एक्सपोनेंशियल को अगर मॉडिफाई करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा लॉगरिदम फंक्शंस। लॉगरिदम फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस, यू कैन से दैट। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताया जो हमें पढ़ना है वन बाय वन, जहां से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कई लोग इसको स्किप कर देते हैं। जनरली पढ़ते हैं वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। हम लोग भी पढ़ेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन, बट मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर आप अपन लोग पहले कमांड करेंगे सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो एक बार आप सभी लोग इस मीन्स 8 टाइप्स ऑफ फंक्शन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस को, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी डिटेल में जानेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्या क्या डिफरेंट केस लेना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो कुछ इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को मैंने नाम क्या दे दिया, fx। तो ये फंक्शन की तरह हो गया। अब अगर मैं इक्वल टू समथिंग लिखूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन अभी तक ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक क्यों होता है, क्योंकि क्वाड मींस क्या होता है, 2। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे और एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं अपन लोग, थोड़ा सा इसमें और एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन तब कहलाएगा जब, एंड हियर यू कैन राइट फॉर ऑल, ये सभी, नॉट फॉर ऑल मत लिखें, यहां आप लिखेंगे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों a 0 नहीं होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, कि अगर ये आपका a 0 हो गया तो जैसे a 0 होगा तो 0 इंटू ये करेंगे तो पूरा 0 हो गया।
तो जैसे ही पूरा टर्म जीरो हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, इसलिए a जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, बट a को जीरो नहीं होना चाहिए। बट तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए यहीं से मैं a को कॉमन लेता हूँ, इसमें से a कॉमन ले लिया सारे टर्म में से, तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचा हमारा a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक मेरी सभी को बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को आपने ग्रेजुएशन में सीखा होगा या इंटरमीडिएट में सीखा होगा कि जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होता है, तो हम लोग उसको बना सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एक तरीका है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a, ये तो एज इट इज a है आपका एक्स स्क्वायर प्लस मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के टाइप का है, यहाँ पे मीन्स x है तो हम लोग क्या करें 2 लिख देते हैं यहाँ पे 2, फिर ab मीन्स कैन आई राइट हियर 2a हियर, तो 2 से 2 कट जाएगा तो b अपॉन a ही बच जाएगा अपना, इंटू एक्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b क्या अपना ये है, तो क्या मैं इसी को b स्क्वायर लिख देता हूं, सेम चीज यहां पे। अब ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया, ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया, तो इसी टर्म्स को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बट अभी भी c बाई ए बचा हुआ है तो इसको c बाई ए लिख दिया मैंने। अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए मैंने क्या करा, यहां से मैं चाह रहा हूं इसको कंप्लीट स्क्वायर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने का देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं तो फॉर्मूला अपने पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। या एक और फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कई लोग के मन में यह आएगा कि सर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे, मतलब क्यों ये वाला लिखा। तो इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो 2ax होता है, राइट, अगर इसकी पावर 2 है तो इसका पावर 1 होगा ही होगा। अगर इसकी पावर 2 है, अगर x है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे x आ रहा, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, इसका मतलब हमें इस वाले टर्म्स में इसको बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, 2ab चाहिए ना, तो 2 ले लिया, और 2 इसको कंपनसेट करने के लिए 2 से डिवीजन भी करना होगा, कंपनसेट हो गया b बाई एक्स, और 2ab मिस ax है आपका, ये है यहां तक, तो मैं इसी टर्म्स का स्क्वायर करूंगा और इसको, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और एज इट इज हो गया। अब देखो ध्यान से समझिए, यहां तक अगर मैं इस वाले टर्म्स की बात करूं, इतने वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू ए इंटू बी, यही पूरा आ जाएगा यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा करते हैं, यहां पे मैं इसको c बाई ए को थोड़ा यहां लिख देता हूं, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन का 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये आप स्क्वायर ओपन करेंगे, यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। अब क्या करते हैं, देखिए ये a आपका एज इट इज ही रहा, हमने x प्लस बी अपॉन 2a लिखा, हमने स्क्वायर करा, प्लस अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से तो क्या लिख सकते हैं बताएं, अगर मैं इसका 4a स्क्वायर कॉमन लेता, मतलब इसका एक, इसको क्या ले सकते हैं 4a स्क्वायर c माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एलसीएम ले लेते हैं इसका ना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आएगा 4a स्क्वायर, और जब यहां से करेंगे तो 4ac माइनस का b स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, फिर यहां से काम हो जाएगा आपका आसान। अब इधर क्या चल रहा है, fx है, ये सारे क्या है fx, इधर भी आपका क्या है fx, ये भी आपका क्या है fx, ये भी fx है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, यहां तक तो हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको अज्यूम कर लेता हूं, इतने वाले टर्म्स को, देखिए थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि बार बार ये बड़ा टर्म है, इस टर्म्स को हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी अज्यूम कर लेता हूं, डी
जिसका आगे चल के हम लोग क्वाड्रेटिक में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं इस वैल्यू को यहां पे डी लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैं अगर यहां लिखता हूं तो ए, ये क्या हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है और यहां पे 4ac माइनस बी स्क्वायर है, तो ये माइनस टाइम d अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक तो सबको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं ना, इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करके हम लोग इसको आगे लिखते हैं यहां पे, फिर देखते हैं कि क्या चीजें यहां पे बदल रही है। देखिए, अगर मैं इसी को लिखूं यहां पे, तो ये अपना क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए, ये क्या है आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपॉन 4a था, 4a का स्क्वायर। अब इस a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये सम, कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करिए, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ जाएगा तो एक a और एक कट जाएगा, तो यहां से बचेगा आपका d अपॉन 4a। यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। अब चलो फिर से इसको लिखते हैं, यहां से क्या है y, और ये क्या हमने ले लिया, यहां तक हमने ले लिया a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपॉन 4a। अब इस d अपॉन 4a को इधर शिफ्ट कर लेते, तो y प्लस डी अपॉन 4a हियर, और यहां से क्या आ गया a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। अभी बताता हूं मैं इसका क्या यूज है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप सभी ध्यान दीजिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप्स के डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस और करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे कि क्यों मैं इसको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इस डेरिवेशंस पूछ लिए जाते हैं कि इसको प्रूव करें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है, राइट, को आंसर्स को लिखना है इन डिटेल में, तो ये सारी बातें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला। इसी को क्या बोल सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वहीं से हम लोग पैराबोला का इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, अब यहां तक इसको नोट करो, फिर मैं इस पे क्या करता हूं, आगे इसको और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जितना डिटेल हो सकता है उतना मैं जाने की कोशिश करूंगा। और इस पे हम लोग आईआईटी के भी क्वेश्चंस को टच करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ताकि सारा डेरिवेशन जो है इस पे हम लोग कर लें। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप कि सभी लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे। चलो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन इसकी एक्सिस क्या होती है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, पिछले क्लास को याद करोगे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के 4 इक्वेशन होते थे, याद करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, याद है। इसको इक्वेशन एक और होता था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। एक और होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक और होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ये 4 पैराबोला के इक्वेशन होते थे, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे ये पैराबोला का इक्वेशन वर्टेक्स ओरिजिन होता था। क्या होता था, वर्टेक्स ओरिजिन। तो अगर मैं इससे रिलेट करूं, अगर मैं इसको, इस वाले इक्वेशन को इससे रिलेट करूं, तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का टर्म्स का स्क्वायर है ना, ओके। इधर वाई का टर्म्स आ रहा है, बट पूरा एकदम रिलेट नहीं हो पा रहा है इससे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर चाहें तो जज कर सकते हैं। तो ये इससे मिलता जुलता इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से मिलता जुलता है। तो अगर ये इससे मिलता जुलता है तो मैं पूछूं कि इसकी इक्वेशंस क्या, मतलब कौन सी एक्सिस होगी इसकी, ये पैराबोला है, लेकिन इसकी एक्सिस क्या होगी, तो इसकी एक्सिस आप बोलेंगे वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि इसकी जो एक्सिस होती है वाई एक्सिस होती है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्सिस क्या होगी इसकी, वाई एक्सिस। ये भी वाई एक्सिस है, लेकिन इसका माउथ ओपन होगा और डाउन होगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, this is equation of parabola whose axis is
जिसकी एक्सिस क्या है, एक्सिस इज वाई एक्सिस, इसकी एक्सिस है क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि सर ये 4 पैराबोला लिख दिए, इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो समझते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है। तो पहले मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो पैराबोला है, इसमें आप ए देख रहे हैं, ए देख रहे हैं और डी जो देख रहे हैं, काफ़ी काम के हैं। ए बी और डी जो है हमारे बहुत सारे अभी केसेस बनाना पड़ेगा इनके बेस पे, डी और ए के बेस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जो ए है ना, ये जो हमने एक लिखा था इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने लिखा था ना। अगर ये ए वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इफ, ध्यान रखने वाली बात है, इफ अगर ये ए वाली जो वैल्यू है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो जो पैराबोला को जो माउथ होगा वो अपवर्ड होगा। पैराबोला को जो माउथ होगा, माउथ ऑफ पैराबोला जो होगा, ऑफ पैराबोला इज अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ। इसका अपोजिट क्या होगा, अगर ए निगेटिव हो जाए, ऐसा हो सकता है राइट, ए की जगह मान लो 2x स्क्वायर रख दिया, ऐसे कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, ए बी सी या सारे रियल नंबर से हमारे पास। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर ए की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, अगर यहाँ पे निगेटिव ले लेता हूँ ए की वैल्यू, तो माउथ की सेम चीज़ क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, अब थोड़ा और इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश कराता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैंने सॉरी गलती हो गई भाई, चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने लिखा था एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये था अपने पास y प्लस डी अपॉन 4a और a था यहाँ पे x प्लस, हाँ अब ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिखा था, इसका काम है अपने पास। तो अगर मैं पैराबोला बनाऊं यहाँ पे, क्योंकि डी के बारे में पता नहीं है कि डी पॉजिटिव है निगेटिव है, ए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हमें केस लेके चलना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे ए तो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक केस बनाएंगे और देखेंगे। अब इससे पहले ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला और इस पैराबोला में अंतर क्या है ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, इसको भी लिख लीजिए, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, या क्वाड्रेटिक नहीं, इसको लिख लीजिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, कौन सा पैराबोला की बात कर रहा हूं, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, देखिए क्या होगा। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये 0 कब होगा बताओ, ये जब x की वैल्यू -b/2a लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए इसको क्या करूं, उठा के इक्वल टू 0 करके देखिए, तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, -b/2a। अब ये कैसे आई, इसको एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। या एक और चैप्टर है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में भी हम लोग बात करेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं बट इनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं अगर इसमें बात करूंगा इनके डेरिवेशन में कि वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, तो ये लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको इक्वेट करूंगा 0, बस अभी के लिए आप समझें कि इसको इक्वेट करो 0 से, तो आपका वैल्यू आएगा -b/2a। इसको अगर इक्वेट करोगे 0 से, तो ये क्या आएगा, माइनस का d/4a। तो ये इनका वर्टेक्स हो गया, ये क्या हो गया, वर्टेक्स। और आपको मैंने बता रखा है कि d क्या है, d क्या है, b² - 4ac मैंने लिख रखा था पिछले बार मैंने लिखा, अज्यूम करा था इसको कि d क्या है हमारा, b² - 4ac। ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ये है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं ना। चलिए, तो ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था, हमने डिराइव करा था, तो मैंने इसको लिख लिया और इस पैराबोला का वर्टेक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से केस बनाना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलिए, तो मैं एक फर्स्ट केस नंबर 1 बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है अपना, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। अगर मैं यहाँ से क्या बोलूँ कि इफ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देते, a की वैल्यू 0 से क्या कर दिया मैंने, बड़ा कर दिया, एंड ये जो d है ना आपका डिस्क्रिमिनेंट, इसको 0 से छोटा कर देता हूं, तो ये जो fx है या जो y है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताओ मेरे को। देन अगर मैं बोलूं कि ये जो fx है, fx ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो क्या मेरी बात से आप सहमत है।
चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो अगर a पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिए, fx मैं साइड में यहां पर लिख रहा हूं, fx की वैल्यू ले लिया मैंने a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपॉन 4a। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हमने बोल रखा है a पॉजिटिव है, और ये वाला टर्म्स क्या है, स्क्वायर है, तो किसी चीज का स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर x जीरो भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, और a जीरो है नहीं, तो ये वाला टर्म जीरो तो नहीं हो सकता है, जीरो से बड़ा ही होगा। और d हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव, सो ऑलरेडी निगेटिव साइन है यहाँ पे, और अगर मैं d निगेटिव ले लूंगा तो निगेटिव निगेटिव मिला के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे भाई a तो पॉजिटिव है और ये भी स्क्वायर है, तो ये तो कभी जीरो से छोटा हो नहीं सकता। जीरो हो, किसी चीज का स्क्वायर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो तब होगा जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a ले ली जाए, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, और a जीरो है नहीं अपना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, d हमारा क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू, fx की मैं जब बात करता हूं तो रेंज की बात होती है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये पूरी की पूरी ये बातें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये ध्यान रखेंगे, ध्यान, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, ध्यान दीजिए, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे कि सर a पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव, तो अभी मैंने बताया था कि जब भी a पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो पैराबोला का जो माउथ होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। तो ठीक है, पैराबोला का माउथ ऊपर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैराबोला का माउथ ऊपर बना देते हैं, तो इसका माउथ कुछ ऐसे होगा ऊपर की तरफ, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जीरो पे टच नहीं हो रही है, जीरो से बड़ी ही आ रही है। तो फंक्शन का मतलब क्या, y, fx का मतलब y कभी भी जीरो नहीं आएगा जीरो से बड़ा। तो y जीरो से बड़ा कब होता है, ऊपर की साइड में, x एक्सिस के ऊपर ही होगा जब भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसकी वैल्यू क्या हो रही, मिनिमम हो रही। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं इसके बाद नीचे नहीं हो रही, ठीक है, तो इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो रही, मिनिमम हो रही, ठीक है। अब मिनिमम हो रही तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते, यही वर्टेक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, याद है सभी को, तो एक्स यही तो वर्टेक्स है भाई, तो ये क्या लिखोगे, माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का डी अपॉन 4a, माइनस का डी अपॉन 4a, ये लिखेंगे अपन लोग। अब देखिए ये, अब मैं आपसे बोलूं कि रेंज क्या होगा, रेंज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ इस पैराबोला का कब, अगर a की वैल्यू जीरो से बड़ी है और d जो है जीरो से छोटी है, तो उस केस में रेंज ऑफ पैराबोला क्या होगा भाई। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। रेंज का मतलब ये होता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम। रेंज हम लोग अपने आम भाषा में भी यूज करते हैं, भाई किस रेंज में कपड़ा है, तो बताता है कि भैया मेरे पास 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक, 1000 रुपये तक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो y की रेंज के लिए y की मिनिमम वैल्यू, तो y की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, देखिए ये वैल्यू है मिनिमम। y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, यही तो है, तो ये कितना है, माइनस का d अपॉन 4a, यही तो है y की मिनिमम वैल्यू, इतना ही है, y तक चला है, y तो यहीं तक चला है। और मैक्सिमम y कहाँ तक जा रहा है, पूरा इन्फिनिटी बढ़ता जाएगा, तो ये इन्फिनिटी। और आपको पता है कि इन्फिनिटी पर हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और इस पे इसकी वैल्यू आ रही तो क्लोज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के फंक्शन आए, अभी हम लोग क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके देखेंगे, ये तो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो अगर रेंज इस टाइप का फंक्शन में आएगा तो रेंज कैसे निकालना है, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, रेंज का मतलब होता है कि y एक्सिस पे वैल्यू को चेक करिए कि y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो y ये क्या होता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है y को दिखाता है, तो y कितना चला, माइनस डी अपॉन 4 है, तो ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कितना है, ऐसे ऊपर पैराबोला ऊपर जाते जा रहा है, जा रहा है, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब बात आए कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू तो ये है, लेकिन किस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कोई तो कोई जैसे मान लो आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, फिर से ध्यान रखिए वो वाली मशीन वाली बातें, मान लीजिए आपका ये फंक्शन है, समथिंग कुछ भी लिख दिया आपने, तो इसकी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही, कब मिनिमम वैल्यू आएगी, कोई तो कोई x दोगे तभी ना उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो वो क्या x होगा, वो कौन सा x है, ये वाला x है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट, एक और यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इट अटेन्स
मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू किस पे अटेंड कर रहा है? इट अटेन द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू x कितना है बताइए? माइनस का b/2a। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार, ये मिनिमम पूछा जा रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। जब मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे जाएगा तो आप आंसर क्या लिखेंगे? -d/4a, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो वो आंसर हो जाएगा -b/2a। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये पहला केस तो हमारा हो गया, हमने इसमें डायग्राम भी देखा, इसके रेंज के बारे में देखा, किस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और ए और डी में क्या रिलेशन है, उसको रखने से हमारे फंक्शंस में क्या चेंजेज आए वो हमने देखा। अब क्या करते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 लेते हैं।